परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना से। मैं ये जो वीडियो सीरीज कर रहा हूँ ये इस यूट्यूब चैनल पर वो काल गणना के संदर्भ में है। भारतीय काल गणना को प्रसारित, प्रचारित और पुनर्प्रस्थापित करना ये एकमेव लक्ष्य है। इस काम में मैं पिछले 20-22 सालों से अपने तरफ से कुछ अध्ययन कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा स्टडी, मैं कुछ एक दो कण उनमें से गिन पाया हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आगे चलकर इस भारतीय काल गणना को हमें व्यवहार में प्रस्थापित करना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो वो समझने के समय अभी हम जिस काल गणना को फॉलो कर रहे हैं प्रैक्टिस में, उसकी पार्श्वभूमि क्या है, जो कैलेंडर और घड़ी के रूप में हम देखते हैं, उसका एक ब्रीफ हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देने की ये 2-3 वीडियोस में कोशिश है, जिसमें हमने पिछले 2 वीडियोस बनाए कि इंट्रोडक्शन टू कैलेंडर्स या हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर्स नाम से। पिछला जो एपिसोड हुआ था वो ग्रेगोरियन कैलेंडर की हिस्ट्री के बारे में था। वो पार्ट 1 था। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में ज्यादा 2 या 3 एपिसोड बनाना इसलिए है कि जो हम यूज कर रहे हैं कैलेंडर, उसके बारे में थोड़ी पार्श्वभूमि हमें पता होना जरूरी है। तो पहले एपिसोड में हमने यहाँ तक देखा था कि ग्रीक रोमन एंशंट पीरियड जिसे कहा जाता है, ईसा पूर्व 500 से 700 साल तक, यानी कि रोम इस शहर की स्थापना से कहिए कि ईसा पूर्व 753, वहां से लेकर ईसवी सन की गणना की शुरुआत जहां पर होती है, वहां तक का एक बैकग्राउंड हमने पिछले एपिसोड में देखा। यहां से जो काल गणना कहा जाता है उसे जूलियन, ये एरा कहा जाता है कि जूलियस सीजर नाम का एक पहले जो सेनापति था वो बाद में सम्राट बन गया रोमन साम्राज्य का। तो वहां से, और उसने बहुत पराक्रमी भी था। बहुत सारा उसका काम वहां की जनता ने सराहा था, उसके प्रति सम्मान था। और उसने सबसे महत्वपूर्ण कैलेंडर के संदर्भ में ये काम किया था कि उसके काल तक जिस तरह काल की गणना होती थी उसको और थोड़ा रिफॉर्म किया उसने। इसलिए ये रोमन या ग्रीक कैलेंडर ही तब से जूलियन कैलेंडर कहा जाने लगा। तो हम देखते हैं, हमेशा की तरह अभी मैं कोने में जाके बैठता हूँ, आपके सामने मैंने नोट्स निकाली हुई स्लाइड्स रहेगी, वो थोड़ा सा, यस। अब ये जूलियन कैलेंडर क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम कि ईसा पूर्व 500 से ईसा पूर्व 50, इस कालखंड में रोमन साम्राज्य में अराजकता की स्थिति थी। वो कैसे थी, इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा है। कैलेंडर को भी केवल समाज पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से ही उपयोग में लाया जाता था, यानी कि प्रशासक वर्ग ने, व्यापारी या सेठ, अमीर उमराव लोगों ने, या सामान्य जनता ने, या गुलामों ने किस दिन पर कौन सी चीज करनी है, क्या काम करना है, इसका नियोजन ठीक से हो सके, इसके लिए सिर्फ कैलेंडर का उपयोग होता था। बाकी कैलेंडर का ग्रह गणित, सूर्य की गति, चंद्र की गति, खगोल विज्ञान, ऋतु चक्र वगैरह ऐसे किसी भी नैसर्गिक चीज से या शास्त्र से उसका संबंध नहीं था। वहां पर जो प्रशासक के तौर पर जो काउंसिल थी, वो काउंसिल के सभी सदस्य धन, द्रव्य और व्यक्तिगत रक्षा की व्यवस्था के हिसाब से सारे के सारे काउंसिलर्स काउंसिलर्स बहुत ही शक्तिशाली बन चुके थे। इसलिए उनमें भी आपस में कुछ प्रतिस्पर्धा का,
दुश्मनी के स्तर पर प्रतिस्पर्धा का भाव था। ऐसी परिस्थिति में पॉम्पी नाम के एक बलशाली सेनापति ने रोमन साम्राज्य के साथ विद्रोह किया, यानी वो अपना अधिकार जमाना चाहता था। अब यहाँ पर हाँ, एक सूचना देना जरूरी समझता हूं मैं कि यहाँ पर रोमन हिस्ट्री को इंटरप्रेट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उन घटनाओं का कैलेंडर के विकास में क्या क्या संदर्भ है, बस वहां तक ये संदर्भ लिया जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ कोई कह सकता है कि नहीं, एक्चुअली वो जो विद्रोह किया था वो पॉम्पी ने नहीं किया था, सीजर ने किया था। ऐसा कुछ मतांतर उस हिस्ट्री के बारे में है, लेकिन उस हिस्ट्री रोमन हिस्ट्री को इंटरप्रेट करना ये हमारे इस सीरीज का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर कहने लायक चीज इतनी है कि ओवरऑल ये जूलियस सीजर एक बलशाली सेनापति था और पॉम्पी एक बलशाली सेनापति था। दोनों काउंसिल के मेंबर्स थे। तो अपना अधिकार जमाने के होड़ में दोनों में युद्ध तक परिस्थिति पहुंच गई थी। और अ, ये जूलियस सीजर जो था उसने बहुतांश यूरोपियन स्टेट्स, जो सिटी स्टेट्स जो कहा जाता है, सिटी स्टेट्स क्या होते थे पिछले वीडियो में बताया। ये फ्रांस, जर्मनी वगैरह भी जो है वो भी सिटी स्टेट्स का रूप ही था उनका। ऐसे बहुत सारे लोगों को उसने, जूलियस सीजर ने रोमन साम्राज्य के आधिपत्य में लाया था। उसके इन सारे महान पराक्रमों की वजह से उसे पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस, इस सबसे ऊंचे सम्मान का पदभार मिला था जूलियस सीजर को। अब पॉम्पी सेनापति के विद्रोह को मिटाने का बीड़ा सीजर ने उठाया था। और बीड़ा उठाया था, ऐसा कहने से ज्यादा बेहतर होगा कि स्वाभाविक था। वो अगर पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस था तो पॉम्पी के इस विद्रोह को मिटाना उसकी जिम्मेदारी थी। तो पॉम्पी उस वक्त के इजिप्ट की राजधानी जो थी अलेक्जेंड्रिया, वहां पर शरण के लिए गया था। और जूलियस सीजर उसका पीछा करते करते अलेक्जेंड्रिया तक पहुंचा। तब का जो इजिप्ट का राजा था टॉलेमी 13, वो सीजर के फेवर में ज्यादा था। पॉम्पी को उसने शरण तो दे दी, लेकिन जब सीजर उसको ढूंढते हुए आया तो टॉलेमी 13, वो उस उस समय कुछ 19-20 साल का लड़का था सिर्फ, लेकिन वहां का राजा था। उसने सीजर को पॉम्पी का कटा हुआ सर भेंट में दे दिया, यानी कि सीजर के प्रति सम्मान और अपनी मित्रता को दिखाने के लिए कि तुम्हारे साथ विद्रोह करने वाले को मैं भी नहीं बख्शूंगा, इतनी गहरी हमारी मैत्री होनी चाहिए। इसके प्रतीक के रूप में पॉम्पी को उसने मार दिया और उसका कटा हुआ सर सीजर को भेंट कर दिया। तो स्वाभाविक था, सीजर को भी अच्छा लगा और वो वहां कुछ दिन उसने रहना चाहा। दोनों में थैंक्स गिविंग, स्वागत वगैरह की चीजें हुई। वहां पर उस सम्राट टॉलेमी द 13 की एक बहन थी, क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा के साथ सीजर की प्रेम कहानी शुरू हो गई वहां पर। दोनों एक दूसरे को पसंद आए। अब ये कहानी सबसे फेमस कहानियों में से एक है ग्रीक या रोमन हिस्ट्री में। वो यहाँ पर संदर्भ सिर्फ इतना है कि उस प्रेम प्रकरण की वजह से सीजर 2-4 दिन में वहां से निकला नहीं, कुछ ना कुछ बहाने करके वो वहां पर 4-5 या 6 महीने तक रुका वहां पर इजिप्ट में, अलेक्जेंड्रिया में। जब वो 4-5 महीने वहां पर रुका, तब वहां पर जो कैलेंडर यूज होता था इजिप्शियन सौर कैलेंडर था, यानी कि पूर्णतः केवल सूर्य के चलन पर आधारित
सौर काल गणना का वो कैलेंडर था, उसकी जानकारी सीजर को मिली, जूलियस सीजर को। इस सौर कैलेंडर की सटीक वर्षमान पद्धति से सीजर बहुत ही प्रभावित हुआ। वो जब वापस रोम को लौट आया, तब उसने सबसे पहला काम रोमन कैलेंडर में सुधार करने का ही किया। उसके लिए उसने रोम के कुछ विद्वानों को साथ में लिया। इजिप्ट में इजिप्ट से खगोल शास्त्र के दरबारी विद्वान था एक, यानी जिसने सीजर को जानकारी थी, वो इजिप्ट का जो विद्वान था, खगोल शास्त्री था, उसका नाम था सोसिजिनेस। उसको भी रोम बुला लिया सीजर ने। सोसिजेनिस के मार्गदर्शन में उसने रोमन साम्राज्य के लिए एक नया कैलेंडर बनाया। यानी कि समझ लो, ये ईसा पूर्व 48 की घटना है ये, कि तब इस रोमन साम्राज्य में ऐसी नैसर्गिक नियमित घटनाओं के साथ हमारे वर्षमान या दिनमान पद्धति को जोड़ना चाहिए, ये कंसेप्ट उनके लिए नई थी। तो इजिप्ट में सौर कैलेंडर प्रचलित था, उससे प्रभावित होकर उसने ये सोचा कि ऐसा कुछ कैलेंडर सिस्टम हमारे रोमन साम्राज्य के लिए भी चाहिए। तो उसके लिए उसने कैलेंडर बनाया। वो जो रोमन कैलेंडर बनाया, उसका आधार था इजिप्ट के ही, या इजिप्ट का ही कैलेंडर देखकर वो प्रभावित हुआ था। तो इजिप्ट में कौन सा कैलेंडर चल रहा था? वो टॉलेमी थर्ड, जिसके साथ उसका परिचय वगैरह हुआ, जिसने पॉम्पी का सर भेंट किया, वो टॉलेमी 13 था। और ये 200-250 साल पहले, लगभग, हाँ, 200 साल पहले वो टॉलेमी थर्ड था। उसने इस सौर कैलेंडर की शुरुआत की थी इजिप्ट में ईसा पूर्व 238 में। ये यहाँ पर लिखा है, हाँ, 238 में। रोमन में जो कैलेंडर प्रचलित करना था, उसकी वर्षमान गणना, इस कैलेंडर की गणना के आधार पर वर्ष के दिनों की संख्या सटीकता से आती थी। यानी कि 365.25 दिन का एक सौर वर्ष आता है। अब इस 0.25 दिन यानी पाव दिन, इसकी व्यवस्था के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि 4 सालों के इसमें 3 साल, 3 सालों में 365 दिन पकड़े जाएंगे, और चौथा साल जो होगा वो 366 दिन का होगा। तो यानी एवरेज 365.25 डेज पूरे होते हैं। ये नई वर्षगणना पद्धति का काम पूरा हुआ ईसा पूर्व 47 इस वर्ष में। ये पहला ही शास्त्र शुद्ध कैलेंडर था, और इसे प्रस्थापित करने के लिए सीजर को रोमन कैलेंडर में बहुत सारे बदलाव करने पड़े। पहले तो कंसेप्ट ही नहीं थी कि नैसर्गिक खगोल शास्त्रीय घटनाओं के साथ जोड़कर हमने टाइम को गिनना है। यहां से शुरुआत थी। तो बहुत सारे कंसेप्ट को बदलना पड़ा दिनमान निश्चिति के लिए। और जब उसने ये डिसीजन लिया कि ये कैलेंडर बदलना है, तब तक वहां के सिस्टम के हिसाब से जो अधिक मास पकड़ा जाता था 27 दिन का, वो ऑलरेडी बीत चुका था। यानी कि पहले ही 355 प्लस 27, यानी 375, 382 दिन उस वर्ष में होने वाले थे। लेकिन फिर भी इस सौर गणना के साथ हमें जोड़ना है। इसके लिए ईसा पूर्व 46 इस वर्ष की दिन संख्या, उसमें और 2 महीने ऐड किए गए, जोड़ दिए गए उसमें। तो टोटल ईसा पूर्व 46 इस वर्ष की टोटल दिन संख्या हो गई 445 दिन। अब
ये लोगों को, सामान्य जनता को और विद्वानों को भी, किसी को भी पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि क्यों इस साल के 445 दिन क्यों होंगे, जोड़ दिए गए महीनों को कैसे गिना जाएगा, उस पर फिर व्यवहार कैसे सेटलमेंट होंगे, कोई भी व्यवहार, चाहे शासकीय कर हो, उसकी वसूली हो, अ, लोगों ने आपस में किए हुए करार मदार हो, वायदे हो, व्यापार हो, इसमें पूरी धांधली सी मच गई थोड़ी सी कि हर समाज के हर तबके में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई इस निर्णय की वजह से कि उस साल में 445 दिन होंगे। अब बहुत सारे व्यापारी और अमीर उमराव लोगों ने शुरू में सीजर का विरोध भी किया, लेकिन सीजर तो सर्वोच्च पद पर था वहां पर और पूरा प्रशासन उसके हाथ में था। तो साम दाम दंड भेद राजनीति के सारे आयामों को अपनाकर, नुस्खे अपनाकर सीजर ने किसी भी तरह सभी को मना लिया। अब ऐसे भ्रम की स्थिति थी लोगों में, तब उनको ये भी समझाया गया कि जो कुछ कंफ्यूजन होना है वो बस इस साल में हो जाए, इसके आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे, ऐसी सिस्टम हमें शुरू करनी है। तो लोगों ने भी उस वर्ष को, ईसा पूर्व 46, इस वर्ष को रोमन हिस्ट्री में आज भी द लास्ट ईयर ऑफ कंफ्यूजन ऐसे कहा जाता है। यानी जो कुछ अव्यवस्था और अराजकता 400 सालों से चली आ रही थी, वो बस इस वर्ष में खत्म हो जाएगी और आगे आने वाली व्यवस्था में व्यवहार सुलभता रहेगी, ऐसा लोगों को भी विश्वास लगने लगा था। तो लोगों ने मान लिया। जिस दिन से ये नया कैलेंडर लागू हुआ, उस दिन को तारीख दी गई 1 जनवरी। अब यहाँ पर भी ये यहाँ लिखा है मैंने 1 जनवरी ईसा पूर्व 45। अब यहाँ पर सोचिए आप कि अगर मैं कोई नई वर्षमान पद्धति प्रस्तावित करना चाहता हूँ, मैं एकाधिकारी हूँ, मेरे हाथ में पूरी सत्ता है, मेरे आदेश से कोई नया कैलेंडर प्रस्तावित हो रहा, तो उस कैलेंडर को मैं कुछ नाम दूंगा, उसकी शुरुआत करने की तिथि में मेरे संदर्भ में कुछ सोचूंगा। अगर मेरे संदर्भ में नहीं, लेकिन गजब की बात है कि उस वर्षमान पद्धति को कोई नाम नहीं है। उस वर्ष को कहते वक्त भी यही कहा जाता है कि ईसा पूर्व 45। इस दिन को जूलियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। अब कैसे हुई पता नहीं, बिना नाम के। तो जूलियस सीजर तो पूरे यूरोप का सबसे बलशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। ये पूरी सिस्टम लगाने के बाद, और इस सिस्टम को ठीक से लोगों में प्रस्थापित कर पाता, लोगों को समझा पाता, इकट्ठा कर पाता इस सिस्टम को चलाने के लिए, उससे पहले ही एक डेढ़ साल में ही उसकी हत्या हो गई। और अब वो इतना महाबलशाली, पराक्रमी और पूरी साम्राज्य की व्यवस्था और कैलेंडर तक देने वाला सम्राट रहा, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद रोमन सीनेट ने उसके सम्मान में तब तक पहले 4 महीनों का ही नामकरण हुआ था, और उसके बाद जो क्विंटिलिस महीना आता है, उस महीने को जूलियस का नाम दिया, जिसे आज हम जुलाई महीना कहते हैं। इसके बाद आगे 15 वर्षों तक ये यही कैलेंडर चलता रहा, लेकिन कैलेंडर को लागू करने के लगभग 1 साल में उसकी मृत्यु हो गई थी। और बाकी किसी को ये जो लीप वर्ष कहा गया कि 3 साल 365 दिन के होंगे और चौथा साल 366 दिन का होगा, ये लीप व्यवस्था जो थी वो 1 डेढ़ वर्ष की अवधि में
इस बारे में संभ्रम था। तो लोगों को उस संभ्रम में हर 4 साल की जगह पॉन्टिफाइसिस मंडल जो था उनका, उन्होंने 3 साल में ही लीप वर्ष गिनना शुरू किया। यानी 2 साल 365 दिन के और तीसरा साल जो होगा 366 दिन का होगा। सोचिए, यहां तक पता नहीं था। एक अकेला सीजर पहले 1 साल में उसकी मृत्यु हो गई कि यहां तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि लीप वर्ष की गणना कैसे करनी है, 2 साल बाद लेना है या 3 साल बाद चौथा लेना है। तो खगोल शास्त्रीय ज्ञान की अवस्था क्या होगी, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। अब ये जो गलती हो रही थी उनसे, ये गलती 35 साल बाद दुरुस्त की गई। जूलियस जूलियस सीजर ने मृत्यु पत्र के द्वारा अपने ही एक रिश्तेदार था उनका, उसका रिश्ता क्या था अभी मुझे रेडी रेफरेंस नहीं मिला। वो नौजवान था और उसका नाम गैस ऑक्टेवियस। उसको जूलियस ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था मृत्यु पत्र के द्वारा। लेकिन एक ही साल में जूलियस की मृत्यु हो गई। तब इस गैस ऑक्टेवियस, इसका ये 19 वर्ष का ही था। तो इतना यंग है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जूलियस ने तो उसे उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो सीनेट ने यह निर्णय लिया कि पहले उसे काउंसिलर पद पर नियुक्त किया गया और थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद उसे पूर्ण अधिकार के साथ जूलियस का उत्तराधिकारी घोषित किया जाना था। लेकिन जैसे ही उसे काउंसिलर अपॉइंट किया गया, उसके बाद एक ही साल में, यानी कि वो साल था ईसा पूर्व 143, 43 ईसा पूर्व। इस साल, एक ही साल में गैस ऑक्टेवियस, यानी कि जो उत्तराधिकारी था वो ऑक्टेवियन मार्कस और मार्कस लेपिडस, इन तीनों ने मिलकर पूरे रोमन साम्राज्य पर अपना अधिकार प्रस्थापित किया। यानी कि सारे काउंसिलर्स में ये तीन सबसे प्रभावशाली और सबसे ज्यादा अधिकार इनके पास थे, इन तीनों के पास। अब गैस ऑक्टेवियस के प्रशासन कौशल, पराक्रम इत्यादि की वजह से सीनेट ने उसे ऑगस्टस, यह सम्मान का खिताब दिया। अब इस जूलियस सीजर से प्रथा ये, यानी कि उसके थोड़े पहले भी थी कि जो सम्राट था, सीजर यानी कि सीजर ये पर्यायवाची शब्द था सम्राट पद के लिए, और ऑगस्टस ये उसकी पदवी थी। उसके सम्मान में सीनेट उसको देती थी। तो ऑगस्टस उसको खिताब बहाल किया सीनेट ने, इसलिए उसे ऑगस्टस सीजर जो कहा जाता है। यानी कि वो था, ये क्या नाम, गैस ऑक्टेवियस, जूलियस का उत्तराधिकारी, वो बन गया ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस सीजर को एक के बाद एक सफलताएं और विजय प्राप्त होते रहे। उसके साथ उसकी लोकप्रियता और विश्वास भी बढ़ रहा था। धीरे धीरे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सैनिकी, लगभग प्रशासन के सभी विभागों के अधिकार ऑगस्टस को मिलते गए एक के बाद एक। उस समय लीप वर्ष की गणना में हो रही चूक किसी ने ऑगस्टस को समझा दी कि ये एक्चुअली 4 साल में एक लीप वर्ष होना चाहिए। वो हम गिन रहे 3 साल में ही एक गिन रहे। और जब उसको ऑगस्टस सीजर ने समझा इस बात को, तो ऑगस्टस ने आदेश निकाले कि ईसा पूर्व 9 से लेकर ईसवी सन के 7 इस साल तक, यानी कि वो 9 साल और ये 7 साल, 16 साल
यानी कि ये निर्णय लिया गया ईसा पूर्व 10 में। आगे आने वाला साल यानी ईसा पूर्व 9 से ईसवी सन 7 तक लीप वर्ष गिना ही नहीं जाएगा। सारे सारे के सारे 365 दिन के वर्ष हो गए। सन 8 जो आया, ईसवी सन 8, ये वर्ष जो आया उसमें पहला लीप वर्ष माना गया, यानी 366 दिन का। और वो 8 साल था, और हर 4 साल में लीप वर्ष लिया जाता है। इसलिए 4 के पाड़े में ही आता, हम आज भी जो गिनते हैं वो 4 के पाड़े में ही गिनते हैं, 4 के। वो अगर ईसवी सन 7, इस साल में पहला लीप वर्ष अगर वो पकड़ता, तो 7 और 4 यानी 11, 11, 15, 19, ये साल अभी हम लीप वर्ष मनाते रहे थे। लेकिन वो ईसवी सन 8 था, 8 और 4, वो 4 के पाड़े में ऑटोमेटिकली बैठ गया। तो ईसा पूर्व 12 वर्ष में ऑगस्टस ने सर्वोच्च पद पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस, यह पद खुद को बहाल किया था। और ये ईसा पूर्व 12 की घटना है। और उसके बाद 2 वर्ष में उसने, ईसा पूर्व 10 में उसने ये निर्णय लिया कि ईसा पूर्व 9 से लेकर ईसवी सन 7 तक लीप वर्ष की गणना नहीं होगी। सन और उसके बाद सन 14 में, यानी कि ईसवी सन को गिनना शुरू हुआ है वहां से, 14वें साल में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात रोमन जनता ने उसे देवत्व बहाल किया। केवल ऑगस्टस ये तो सर्वोच्च सम्मान का पद है, लेकिन एज गुड एज गॉड, किसी देवता के बराबर का दर्जा उसे रोमन जनता ने और सीनेट ने बहाल किया उसे। और जुलाई महीने के बाद के महीना जो, यानी क्विंटिलिस, इस महीने को जूलियस का नाम दिया था। उसके बाद जो महीना आता था सेक्सटिलिस, उस महीने को अगस्टस का नाम दिया गया, जिसे आज हम अगस्त महीना कहते हैं। अब यहाँ पर भी एक बात ध्यान देना जरूरी है कि ये अगस्त के 31 दिन क्यों है, उसकी भी कथा है कि अब जुलाई महीने के 31 दिन थे, और उसके बाद आने वाले सेक्सटिलिस मंथ में 30 दिन थे। तो अगस्टस को तो हमने देवत्व बहाल किया है, तो उसके सम्मान में कमी ना हो। यानी जूलियस के महीने में 31 दिन है, तो फिर अगस्टस के महीने में 30 दिन कैसे रहेंगे? ये हमारे राजा का, जिसको हमने देवत्व बहाल किया है, उसका अपमान होगा, ऐसा जनता को और सीनेट को लगा। तो कहाँ ज्ञान विज्ञान की बात कहाँ आती है यहाँ पर? अगस्त महीने को भी 31 का किया गया, और उस हिसाब से बाकी महीनों के संख्या में भी छेड़छाड़ की गई। और तब वो गणित बहुत बड़ा है कि क्या एडजस्टमेंट्स किया। उसके बाद ये हुआ कि फरवरी के 28 ही दिन रहे, और लीप वर्ष जो होता है उसमें फरवरी में एक दिन ज्यादा पकड़ा जाता है। तो ये पद्धति तब से शुरू हुई, महीने को अगस्टस का नाम दिया। ये घटना थी ईसवी सन 14 की। उसके बाद बीच में ऐसे ही इसी सिस्टम से दिन गिने जाते थे, कैलेंडर चलता रहता था। अगस्टस के बाद ये कैलेंडर ऐसे ही चलता रहा लगभग 300 साल। सभी सम्राटों को ऑगस्टस इसी पदनाम से सम्मानित किया जाता था। सन 300 के आसपास, अब यहाँ पर ये भी नाम मुझे मिला नहीं, एक बलिष्ठ रोमन सरदार, ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पर, सरदार की मृत्यु हो गई सन 300 के आसपास। तो
उसका जो बेटा था उसका नाम फ्लाई फ्लावियस वेरेलियस ऑरेलियस कॉन्स्टेंटिनस। इसने अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ साम्राज्य के विद्रोह में खड़ा हो गया और उसकी सेना ने भी उसको ऑगस्टस यानी सम्राट के तौर पर घोषित कर दिया कि उसका और उसकी सेना का कहना था कि आज से ये कॉन्स्टेंटिनस ये ही हमारा सम्राट है, ये ही ऑगस्टस है। ये दिन था 25 जुलाई सन 306। हाँ, 25 जुलाई सन 306। अब एक ही साम्राज्य में दो दो महाराजा हो गए, सम्राट हो गए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो सिटिंग ऑगस्टस था उसका भी नाम मुझे अभी रेडी रेफरेंस नहीं मिला है, और इसने कॉन्स्टेंटिनस ने खुद को सम्राट घोषित किया था। तो इसकी तरफ जो सरदार सेनापति थे और कॉन्स्टेंटिन की तरफ जो सरदार या सेनापति थे, इन दोनों में आपस में कुछ लड़ाइयाँ झगड़े वगैरह होते रहते थे। ऐसा कुछ 5-6 साल तक चला, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रही। लेकिन निर्णायक दिन जो आया वो 20 अक्टूबर ईस्वी सन 312। इस इस दिन दोनों ऑगस्टस में बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें कॉन्स्टेंटिनस को अभूतपूर्व संपूर्ण विजय प्राप्त हुआ। अब ये जो प्रसंग है 20 अक्टूबर 312, यहाँ तक, इस वक्त तक क्रिश्चियनिटी का ज्यादा कुछ प्रसार प्रचार नहीं हुआ था। यानी कि यीशु जीसस क्राइस्ट को गुजर कर भी, यानी कि उनके पृथ्वी पर अवतरण के बाद भी 300 साल तक ज्यादा कुछ उसका प्रसार प्रचार नहीं हुआ था। कुछ कुछ स्पॉट्स पर क्रिश्चियनिटी को, यानी यीशु को अ, देवत्व, देवता या पैगंबर या प्रेषित ऐसा मानने वाले, या सेंट या सन ऑफ गॉड ऐसा मानने वाले अलग अलग जगह पे छोटे छोटे समूह हुआ करते थे। लेकिन रोमन साम्राज्य में उन पर अत्याचार ही होता था, प्रोसिक्यूशन होता था उनके, उनको रोमन सिटीजन नहीं पकड़ा जाता था। एक रोमन सिटीजन को जो अधिकार होते थे उसमें से कोई अधिकार उनको नहीं मिलता था जिन्होंने क्रिश्चियनिटी का स्वीकार किया है। तो और उनको सिर्फ और सिर्फ गुलाम के तौर पर रोमन साम्राज्य में रहने की छूट थी। अगर तुम्हें इस साम्राज्य में रहना है तो गुलाम बनकर ही रहना होगा, तुम अपना कुछ नहीं बना सकते, किसी के पास गुलाम बनकर ही रहना होगा। ये जो ईस्वी सन 312 की घटना है, कॉन्स्टेंटिनस इसको संपूर्ण विजय प्राप्त हुआ। और इस युद्ध के बाद कॉन्स्टेंटिनस उस वक्त कुछ आकर्षित हो रहा था, ये क्या है, नई चीज है, नया संप्रदाय है, कुछ अलग तरह से इनकी कल्पना है देवत्व के बारे में, तत्व चिंतन के बारे में वगैरह। तो वो कुछ आकर्षित हो रहा था। लेकिन इस तो तब से अ, उसका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था क्रिश्चियन बने हुए लोगों के प्रति। तो उसके काल में इनके ऊपर होने वाला ये जो अत्याचार जो थे उसमें थोड़ी कमी आई। लेकिन 320 के आसपास, ईस्वी सन 320 के आसपास कॉन्स्टेंटाइन खुद क्रिश्चियन बन गया। ये रोमन साम्राज्य का एक पूर्व भाग जो था वो बाइजेंटाइन,
बाइजेंटाइन यानी अभी का जो टर्की है वो। और उस साम्राज्य को वहां पर एक रोमन पूर्व साम्राज्य का एक वहां का सेनापति था लिसिनियस, उसको भी पूर्णतः पराभूत किया। और रोमन साम्राज्य के अलग अलग गुटों से जो उसकी लड़ाइयां चलती रहती थी, तो उसने ये सोचा कि ये नया पूरा जो इलाका है पूर्वी रोमन साम्राज्य का, यानी कि अभी के टर्की का, तभी उसे बाइजेंटाइन कहा जाता था, वहां पर रोम से भी बेहतर एक शहर मैं बनाऊंगा और यहाँ पर से मेरे साम्राज्य का फैलाव करूंगा। तो बाइजेंटाइन के जहां पर उसने इस शहर की स्थापना की, उस शहर को कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है। यानी कि अ, उस शहर का नाम भी उस वक्त भी बाइजेंटाइन ही था, लेकिन उसके मृत्यु के बाद उस शहर को कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाने लगा। वह जगह थी बाइजेंटाइन। ईस्वी सन 321 में उसने पहली बार उसने जूलियन कैलेंडर महीनों में सप्ताह की व्यवस्था की। हाँ, ये 320 के आसपास है। 321 में उसने अब उसे नया साम्राज्य खड़ा करना है, बाइजेंटाइन में नई राजधानी बनानी है, रोम से भी बेहतर शहर भी बनाना है और साम्राज्य भी बनाना है। तो अ, रोमन प्रथा के अनुसार जो जूलियन कैलेंडर यूज होता है, उसमें भी उसे जो लगता था उस हिसाब से उसे कुछ समाज व्यवस्था के लिए बदलाव करने थे। तो उसने उसमें इस वर्ष गणना में सप्ताह की व्यवस्था की। तब तक सप्ताह का विचार या तो भारतीय परंपरा में था और यहूदी कैलेंडर में भी था। अब यहूदी कैलेंडर में कहां से आया, इस बारे में थोड़ी सी खोज करना जरूरी है, लेकिन ठीक है, अभी ये पकड़ लेते हैं कि यहूदी कैलेंडर के हिसाब से एक सप्ताह को पकड़ने की प्रथा थी। यहूदी यानी जू लोगों में शनिवार को सबात का दिन कहा जाता था, और उस दिन सभी कामों को छुट्टी रहती थी। और अ, अगला यानी रविवार जो होता था वो अगले सप्ताह का पहला दिन होता था, और शनिवार ये सप्ताह का आखिरी दिन। और उस सप्ताह का जो आखिरी दिन होता है उसे सबात कहा जाता था। और उस दिन पर सभी अ, अ, कार्यों पर, व्यावहारिक कामों को छुट्टी हुआ करती थी। इस जूइश सप्ताह के अनुसार, ये जो सप्ताह की व्यवस्था जूइश कैलेंडर में थी, उसके अनुसार जीसस को जो क्रूसिफाई किया गया था वो शुक्रवार के दिन किया गया था। अ, और रविवार को जीसस सदेह स्वर्ग में गए थे, यानी एंजल्स आकर उनको ले गए थे, ऐसी मान्यता है। लेकिन सभी गॉस्पेल्स जो कहे जाते हैं उसमें, यानी क्रिश्चियनिटी के आधार, उसमें इस विषय में मतभिन्नता है। कोई कहता है कि उसी दिन शुक्रवार के दिन ही जीसस गए, कोई कहता है नहीं शनिवार को गए, कोई कहता है संडे को गए। ज्यादातर प्रभावी मत ये था कि तीसरे दिन यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन जीसस एंजल्स के साथ स्वर्ग में गए, गॉड के पास गए। यानी जिस और अब गए, जीसस स्वर्ग में गए, इतनी तो एक वाक्यता है। बस किस दिन गए और किस दिन उसको मनाना है त्योहार के रूप में, इसमें आपस में विवाद था। तो उस दिन को ईस्टर कहा जाता है क्रिश्चियनिटी में, कि ईस्टर नाम से, ईस्टर संडे कहिए, ईस्टर नाम से उस दिन को हर साल मनाना होता था।
तो क्रिश्चियन मतानुयायी, उनमें तो ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में है और आज भी मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जूइश कैलेंडर का निसान नाम का एक महीना होता है। उसकी पूर्णिमा या 14वीं के दिन पासोवर नाम का एक त्योहार होता था। और क्रिश्चियनिटी में जो ईस्टर मनाने की प्रथा है उसमें और इस पास ओवर त्योहार मनाने में बहुत सारी समानताएं हैं। तो अ, लेकिन खुद गॉस्पेल्स में भी उस दिन के बारे में विविध मत होने के कारण अलग अलग जगहों पर वहां के स्थानिक लोगों की जो मान्यता है उसके अनुसार ईस्टर अलग अलग दिन पे मनाया जाता था। कोई फ्राइडे पे मनाता था, कोई सैटरडे पे मनाता था, कोई संडे पे मनाता था। दूसरी बात ऐसी थी कि अ, और कई जगहों पर लोग क्रिश्चियनिटी को स्वीकारने के बाद भी अपनी जो पेगन प्रथाएं थी, यानी कि लोकल एथनिक जो प्रथाएं थी, उनमें से बहुत सारी प्रथाएं वैसे ही चला रहे थे। सिर्फ पूजना किसे है, प्रार्थना किसकी करनी है, तो जीसस की करनी है। ये सारे मत मतांतर खत्म खत्म करने के लिए और ईस्टर का दिन कौन सा हो ये निश्चित करने के लिए जीसस को देवत्व का दर्जा देना है या नहीं देना है, इसका निर्णय करने के लिए ऐसे सारे क्रिश्चियनिटी के एक सूत्र एक सूत्री नियम बनाने की जरूरत थी। और अब तो खुद कॉन्स्टेंटाइन राजा ही क्रिश्चियन बन चुका था, यानी कि क्रिश्चियनिटी को राजाश्रय मिला वहां से। तो उस हिसाब से अब उसमें एक सूत्रता आने आने की शुरुआत कही जा सकती है। इसलिए कॉन्स्टेंटाइन ने अब ये किस तरह लाना है, तो उस वक्त का बाइजेंटाइन का निकिया नाम का एक शहर था। उसमें कॉन्स्टेंटाइन सम्राट ने कुछ बिशप्स, विद्वान और प्रभावशाली व्यक्तियों की एक परिषद का आयोजन किया। इस परिषद में क्रिश्चियन संप्रदाय के मूल तत्व और नियम निश्चित किए गए और विविध उत्सवों के दिन निश्चित किए गए, जैसे ईस्टर का दिन हो। इसी परिषद में जीसस को देवत्व बहाल किया गया। संभवतः अब इस परिषद के वक्त में संभवतः खगोल विज्ञान के आधार पर वर्ष और दिनमान निश्चित करने का कोई विशेष शास्त्र वहां पर विकसित नहीं हो पाया था। तभी तो परिषद जो हुई, ये सभी की सभी सांप्रदायिक मत मतांतर मिटाकर क्रिश्चियनिटी के पूरे संप्रदाय में सुसूत्रता लाने के प्रयास भर थे। और धार्मिक जो नियमावली बनानी है या त्योहार मनाने के दिन निश्चित करने के लिए ये परिषद थी। अब यहाँ पर ये इधर वसंत संपात होना चाहिए, गलत से संत संपात। वसंत संपात के अब यानी कि उस चर्चा को, उस डिस्कशन को अगर देखा जाए, उसके कंक्लूजन्स को अगर देखा जाए, तो यही लगता है कि वसंत संपात के हर साल होने वाले चलन की कोई चर्चा नहीं हुई है वहां पर। इसलिए उस परिषद में सूर्य का वसंत संपात दिन 21 मार्च ही पकड़ा गया। और इस 21 मार्च के बाद में आने वाली पहली पूर्णिमा को नहीं, पूर्णिमा के बाद के रविवार को ईस्टर उत्सव निश्चित किया गया। इसका उद्देश्य सारे क्रिश्चियन मतानुयायी लोगों को एक समान उत्सव मनाने और धार्मिक आचरण करने के लिए प्रेरित करना था। बस इतना उसका उद्देश्य था। सप्ताह की गणना और
रविवार सामूहिक प्रार्थना के लिए छुट्टी का दिन। इस तरह कई धार्मिक सामाजिक नियम निश्चित किए गए और तब से ये कैलेंडर को एक फॉर्म मिला। सप्ताह की गणना ईस्वी सन 312 में शुरू हुई वहां पर, 321 में, हाँ 321 में शुरू हुई। अब यहाँ तक आज का एपिसोड रोकते हैं। इसके बाद लगभग 1500 सालों तक ये कॉन्स्टेंटाइन ने जो क्रिश्चियनिटी के कुछ डेज डिक्लेयर किए, वो खुद क्रिश्चियन बन गया। क्रिश्चियनिटी को राजाश्रय मिला और उसका प्रसार प्रचार वहां से शुरू हुआ। इसलिए ये वर्ष महत्वपूर्ण है, ईस्वी सन 321। यहाँ तक आज का एपिसोड खत्म करते हैं। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पर तीसरा और लास्ट वीडियो अगला बनेगा, जहां पर ईस्वी सन 320 के बाद आज तक उसमें क्या क्या हुआ है इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के कंटेंट्स भी आपको अच्छे लगे होंगे। मैं जो प्रयास कर रहा हूं वो अगर आपको अच्छे लगते होंगे तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके सहयोग दीजिए। इन विषयों का प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर इस विषय पर आखिरी वीडियो रहेगा। उसके बाद हम भारतीय काल गणना में पूरी तरह उसकी सारी संज्ञाओं को समझना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।